हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैच द फ्लाइंग नॉलेज पर। आज हम आपको बताने वाले हैं, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे कॉम्पिटेंस सेल को प्रिपरेशन करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर कॉम्पिटेंस सेल। ठीक है, पहले तो हम बताते हैं कॉम्पिटेंस सेल होती क्या है। तो कॉम्पिटेंस सेल जो है एक ऐसी सेल्स होती है जिसके मेम्ब्रेन को थोड़ा सा वीक कर दिया जाता है केमिकल मेथड से, ठीक है, जिससे कि उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाए प्लाज्मिड को या डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कराने की। ठीक है, तो एक ऐसे सेल्स की जिसकी मेम्ब्रेन हमने वीक कर दिया है केमिकल मेथड से और उसकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है प्लाज्मिड या डीएनए को अपने सराउंडिंग से अपने अंदर इंसर्ट करने की, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल का एप्लीकेशन ये होता है कि जीन की क्लोनिंग में, ठीक है, प्रोटीन के एक्सप्रेशन में, जीन के एक्सप्रेशन में, ठीक है, डिफरेंट प्रकार के आप प्लाज्मिड या डीएनए आप इंसर्ट करा के चेक करते हो कि आपका जीन प्रॉपर क्लोन हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉपर क्लोन हो गया तो इसका एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं, एक्सप्रेशन हो रहा है तो प्रोटीन प्यूरीफाई हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए हमें कॉम्पिटेंस सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका बहुत यूज है। जैसे उस दिन हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही हल्का सा है, कोई रफ एंड टफ नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये भी बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, लेकिन कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। हम किसी चीज़ को साइंस में या रिसर्च में हल्का नहीं आंक सकते कि ये बहुत हल्का है या छोटा है। हर एक छोटा काम का बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है। एक कॉमुलेटिव वे में देखोगे एक सबको, तो आपको लगेगा ये छोटा सा काम अगर हमारा गलत हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो सारी प्रोसेस ख़राब हो जाती है। अगर आपका कॉम्पिटेंस सेल ख़राब बन गया तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ख़राब होगी, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी ख़राब हो गई तो आपका जीन का क्लोनिंग ख़राब होगा, क्लोनिंग ख़राब होगा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं होगा, आपका महीनों का काम हॉल्ट कर जाएगा। आप कितना परेशान हो आप खुद ही सोच सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन से पहले कुछ केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम इसको केमिकल मेथड से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल क्या क्या चाहिए होगा। पहला तो होगा 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड स्टॉक, जिसे हम 10x बोलते हैं। दूसरा चाहिए होगा 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड जो वर्किंग सोल्यूशन होता है। ठीक है, 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड को हम 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड से बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे मैं आपको भी सिखाता हूँ। जो तीसरा केमिकल चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपका 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड विद 15% ग्लिसरॉल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों केमिकल हैं। तो सबसे ज़्यादा वो यूज़ होगा 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड का, देन आपका 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड विद 15% ग्लिसरॉल, जो कि आपके प्रिजर्वेशन में यूज होगा सबसे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ, आइए शुरू करते हैं और इन्जॉय कीजिए इस सफ़र को। ठीक है, जो हमारा पहला केमिकल होगा वो होगा आपका 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, दूसरा केमिकल होगा आपका 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका है स्टॉक। ठीक है, 10x है ये। ठीक है, और आपका ये है वर्किंग स्टॉक, वर्किंग सोल्यूशन बोलते हैं बेसिकली, वर्किंग सोल्यूशन में हम यहाँ पे लगा दिए तो आप समझ जाना, ये 1x होता है। ठीक है, 1x कैसे है आपको पता होना चाहिए, और आशा करता हूँ आप सबको पता होगा। 1 मोलर इज इक्वल टू 1000 मिली मोलर होता है। ठीक है दोस्तों, और 1 मिली मोलर आपका 1000 माइक्रोमोलर होता है। 1 माइक्रोमोलर आपका 1000 नैनोमोलर होता है। 1 नैनोमोलर आपका ये 1 नैनोमोलर है, सॉरी 1 नैनोमोलर आपका होता है 1000 पीको मोलर। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ को याद रखना। आपने 1x उसको कहा है जो आपका 100 मिली मोलर है। आपने 1x किसको कहा है 0.1 मोलर, इट मीन्स कि ये 100 मिली मोलर है। ठीक है, 10 टाइम मेन आपके स्टॉक से कम है, और ये आपके वर्किंग से, क्योंकि वर्किंग आपका 1x है, ये उससे 10 टाइम ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इसलिए इसको हम 10x बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो केमिकल है वो आपका है 15% ग्लिसरॉल विद 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैलकुलेट करके कि कैसे इसको आप निकालोगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसमें जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए कैल्शियम क्लोराइड का कितना होता है, वो होता है 110, मतलब 110.98।
और अगर आप इसको अराउंड करोगे तो 111 111 तो आपको जैसा कि पता है फार्मूला होता है EmB/1000, ठीक है। अब ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना, आपको बहुत काम आने वाला है। तो वेट इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट है आपका 111 मल्टीप्लाइड बाई मोलर है 1, वॉल्यूम है आपका 100 डिवाइडेड बाई 1000। अब 1000 20 से 20 कट गया। एकदम देसी स्टाइल में मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमको भी ज़्यादा मैथमेटिक्स आता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर आता है जिससे मेरा रिसर्च में और लाइफ साइंस में काम आराम से हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आपका 111 डिवाइडेड बाई 10, अब आपका ये आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर लोगे तो 11.1 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो अब 11.1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड डिज़ोल्व इन 80 ml डिस्टिल्ड वाटर, H2O जान लिख रहा हूँ, वाटर समझना। मिक्स इट वेल, इसको अच्छे से मिक्स करना, मिक्स इट वेल ऑन स्टेरर, ठीक है। देन मेंटेन द वॉल्यूम अप टू 100 ml, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया। आपका कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट है 110.98, जो कि आपके 111 के बराबर है। आप इसको कंसीडर कर सकते हो। आपने फिर फार्मूला लगा दिया, वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इंटू मोलर इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कर दिया है, फिर आपका 2 जीरो कट गया। अब आपका 111 से मल्टीप्लाई किए 111 10, आपका इतने ग्राम आ गया। तो इतने ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को डिजॉल्व करना है, कितने 11.1 ग्राम 80 ml डिस्टिल वाटर में। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। स्टेरर पे आप मैग्नेटिक स्टेरर पे रख दो, मैग्नेटिक बीट्स डाल के, और इसको अच्छे से मिक्स होने दो। फिर आप इसको मेंटेन कर दो 100 ml में, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये रेडी हो जाएगा क्या, 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड 10x स्टॉक, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आप आशा कर सकता हूँ, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, ये स्टॉक बना हुआ है, स्टॉक प्रिपेयर्ड, जैसा कि हमने पहले बता दिया कैलकुलेट करके, प्रिपेयर्ड तो अब बात करेंगे हम 0.1 मोलर। 0.1 मोलर ये होता है आपका 100 मिली मोलर, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला लगाना है, N1 V1 N2 V2, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको लगा के आपको पता है कि आपका N1 कितना है 1000। हम आप दोनों को मिली मोलर में रखेंगे, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप मोलर रख रहे हो तो मोलर में होनी चाहिए, मिली मोलर में रख रहे हो तो मिली मोलर, माइक्रो मोलर रख रहे हो तो माइक्रो मोलर, नैनो मोलर रख रहे हो तो नैनो मोलर, पिको मोलर रख रहे हो तो पिको मोलर, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आप 1000 मिली मोलर आपका यहाँ से स्टॉक है, क्योंकि ये 1 मोलर है, 1 मोलर इज इक्वल टू 1000 मिली मोलर, और आपको ये नोन करना है, ज्ञात करना है। दूसरा आपको चाहिए 100 मिली मोलर, कितने में चाहिए, आप चाहो इसको 100 बनाओ, 200 बनाओ, 500 बनाओ, मैं यहाँ 100 बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप सीधे यहाँ से 20 से 20 कट कर दो, आपका बच गया 100 डिवाइडेड बाई 10, आपका हो जाएगा 100, सॉरी आपका हो जाएगा ये 10 ml, ठीक है। तो आपको 10 ml 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड स्टॉक, ठीक है दोस्तों, एंड 90 ml डिस्टिल्ड वाटर, इसको आप मिला के आपका 100 ml का 100 ml वॉल्यूम का 100 मिली मोलर का, जैसे हम 0.1 मोलर भी बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड तैयार है। अब आप इसको रेडी हो बना के। अब तीसरा जो केमिकल है आपका, वो सीधे आप यहाँ से जो आपने 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड बनाया है, उसी में से सीधे आप उसको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बना सकते हो, 200 ml या 300 ml, उसी में से आप थोड़ा सा ले लोगे कैल्शियम क्लोराइड, थोड़ा सा मतलब कि 15% के हिसाब से। अब आप परसेंटेज समझो, 1% मीन्स 1 ml इन 100 ml, ठीक है, 100 ml में 1 ml, ठीक। उसी प्रकार से 15% मीन्स 15 ml इन 100 ml, ठीक है। तो 100 ml में 15 ml ये रहेगा आपका ग्लिसरॉल, और 100 ml रहेगा 0.1 मोलर कैल्शियम। सपोज आपको किसी ने बोल दिया कि आप 15%, क्या बोला किसी ने, प्रिपेयर 15% ग्लिसरॉल इन 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। तो आप कैसे करोगे,
कैल्शियम क्लोराइड आपका बना हुआ है, कैसे बना है हमने आपको पहले कैलकुलेट करके बता दिया। तो आप यहाँ पे फोकस करना, 15% मीन्स डिवाइडेड बाई 100। आप कितने में बनाओगे आपकी मर्जी, 200 में, 100 में, तो मैं यहाँ 100 ले रहा हूँ, ठीक है। अब आपका ए वैल्यू इससे कट जाएगा तो 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा, जो आपका 50 ml आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, यहाँ तक 50 ml टेक 50 ml ग्लिसरॉल इन 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ये भी आपका वर्किंग ही है, ये वर्किंग है और ये वर्किंग है, ये वाला आपका मेन स्टॉक है, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है, स्टॉक है, ये 1x है, ये 10x है, ठीक है। इसका यूज होगा लास्ट में सबसे सेल्स के प्रिजर्वेशन में, ठीक है दोस्तों। याद रखना, कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बताना, मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल बी देयर फॉर यू। तो दोस्तों यहाँ पे केमिकल की बात हो गई, हमने बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पे केमिकल्स की बात हो गई, क्या क्या केमिकल्स चाहिए, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो एक बार आपका केमिकल्स तैयार हो जाए तो उन केमिकल्स को आप सबसे पहले आपको उसको स्टेरिलाइज कर देना है। एक बार केमिकल तैयार हो गया तो आप उन सारे केमिकल को ऑटोक्लेव करके स्टेरिलाइज कर लो, देन उसके बाद यूज़ करो। अगर आप उसको स्टेरिलाइज नहीं करोगे, ऑटोक्लेव नहीं करोगे, तो आप ये समझ लो कि इन्वायरमेंट में आपका हर जगह पे इतने बैक्टीरिया हैं कि वो बैक्टीरिया आपके सेल्स को आके कंटामिनेट कर देंगे, जो कि आपके फ्यूचर एक्सपेरिमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे, बच्चों जहाँ पे भगवान भी नहीं होते हैं ना, उस जगह पे भी बैक्टीरिया होता है। वो ऐसे बोलते थे कि मान लो कि भगवान को माना जाता है कि बहुत ही साफ़ सुथरी जगह है, ठीक है, वहाँ तो भगवान है ही, तो वहाँ पे सब कोई रहेगा, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, चाहे फंजाई हो, वायरस हो, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे अगर गंदगी है, कूड़े करकट है, वहाँ पे हम इमेजिन करते हैं भगवान नहीं है, क्योंकि गंदे में भगवान नहीं रहते। लेकिन आपका बैक्टीरिया वहाँ भी रहेगा, वहाँ ज़्यादा सुखी रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको ऑटोक्लेव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑटोक्लेव नहीं करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कंटामिनेशन होने की, ठीक है। तो आप बचा के रखें कि आपका कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। तो आप आ जाओ मेन पॉइंट पे, इसके लिए हम अभी तक प्रिपेयर हो रहे थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइमरी कल्चर, ठीक है दोस्तों। प्राइमरी कल्चर 5 ml मात्र लगाओ, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवनिंग के टाइम पे जब आप लैब छोड़ रहे हो, उस टाइम पे आप प्राइमरी कल्चर लगा के चले जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है आपको, नेक्स्ट मॉर्निंग सेकेंडरी कल्चर इन 100 ml LB मीडिया, ठीक है दोस्तों, विद 1% प्राइमरी कल्चर, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग आप आओगे तो सेकेंडरी कल्चर को लगा देना है 100 ml LB मीडियम में। उसमें क्या करोगे, 1% लोगे प्राइमरी का, ठीक है। तो प्राइमरी है आपका, उसको 1% लोगे। 1% मतलब 1% मीन्स कि 1 ml लोगे 100 ml में, ठीक है दोस्तों। तो आपने सेकेंडरी कल्चर ग्रो करा दिया है। अब वेट, तो इंक्यूबेट करो, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री C एंड 220 RPM, इंक्यूबेट एट 37 डिग्री से 220 RPM अप टू OD रीच 0.4 to 0.6। आप इसको इंक्यूबेट कर दोगे 37 डिग्री पे, जो कि बैक्टीरिया के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और 220 RPM पे। तब तक आप इसको इंक्यूबेट करे रहोगे जब तक इसकी OD 0.4 to 0.6 के बीच में नहीं आ जाए। अब आपको इतनी ही OD क्यों चाहिए, 0.4 to 0.6? तो दोस्तों इसके पीछे ये लॉजिक होता है कि जब हम कभी भी, तो इसके पीछे सबसे मेन लॉजिक ये होता है मेरे दोस्तों, कि आप जब कभी भी इसको ग्लिसरॉल स्टॉक बनाओ या कॉम्पिटेंस सेल बनाओ, तो आपके सेल्स एकदम यंग और डायनेमिक होनी चाहिए, लॉग फेज में होनी चाहिए। आप उसको स्टेशनरी या डिक्लाइन फेज से नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पे डेथ सेल्स ज़्यादा होती है। और माना जाता है कि 0.4 to 0.6 पे सबसे ज़्यादा यंग और डायनेमिक सेल होंगी, जो कि लॉग फेज में होंगी, जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा जब हम इससे कॉम्पिटेंस सेल या ग्लिसरॉल स्टॉक बनाएंगे, ठीक है। तो हम ग्लिसरॉल स्टॉक कैसे बनाते हैं इस बारे में भी किसी दिन बात करेंगे, ठीक है। अभी हम कॉम्पिटेंस सेल पे ही फोकस करते हैं, डाइवर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे इसको इंक्यूबेट कर दिया, ठीक है। इस कंडीशन पे आप वेट करो, ठीक है, जब आपकी OD आ गई। वंस OD केम,
जैसे ही आपकी जब एक बार ओडी आ जाती है, वंस ओडी केम, कीप द सेल्स, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स ऑन चिल्ड आइस फॉर 20 मिनट, ठीक है। अब इसको आप आइस पे रख दोगे निकाल के, चिल्ड आइस होगी आपकी, उस पर 20 मिनट रखोगे। आप चाहो तो डायरेक्ट अपने फ्लास्क को ही रख दो, या फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज बॉटल में डाल के फिर उसको 20 मिनट के लिए इस पर छोड़ दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के लिए इसको रफ करते हैं। आपने यहाँ तक कर दिया था, आइस पे रख दिया था, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज द सेल्स एट 4000 RPM at 4000 RPM at 4 degree C for 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स। आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे 4000 RPM पे और 4 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब आपका सेल्स जो है सेटल डाउन हो जाएगा। जब एक बार सेटल डाउन हो जाए तो आप उसको लेके आओगे और डिस्कार्ड करोगे, क्या, सूप को। डिस्कार्ड द सूप, इट मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। डिस्कार्ड द सुपर नेट एंड, ठीक है दोस्तों। ये सारी प्रोसेस आप लाइफ के अंदर करोगे, जिसे हम बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो हुड, जिसे हम सिंपली हुड बोलते हैं। ये सारी प्रोसेस जो होगी हुड के अंदर होगी। डिस्कार्ड करोगे सूप को, फिर पिलेट को आप यूज़ करोगे, ठीक है। एंड री सस्पेंड द सेल्स, जो सेल्स आपके सेटल डाउन है उसको रीसस्पेंड करोगे इन 40 ml स्टेरिलाइज्ड चिल्ड स्टेरिलाइज्ड चिल्ड 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। फिर इसको रीसस्पेंड करोगे किसमें, 40 ml स्टेरिलाइज्ड चिल्ड 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, कीप द सेल्स ऑन आइस फॉर 30 मिनट। फिर आप इस सेल्स को आइस पे रख दोगे 30 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। 30 मिनट बाद आप वापस से इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज द सेल्स एट 4000 RPM 4 डिग्री C 10 मिनट, ठीक है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूज करोगे सेल्स को 4000 RPM पे 4 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे हो। वैसे यहाँ पढ़ने में तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब आप इसको करते हो और देखते हो, महसूस करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। आपने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कर दिया 10 मिनट के लिए, फिर वापस से उस सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड द सूप, ठीक है दोस्तों। अब सूप को आप डिस्कार्ड कर दो एंड री सस्पेंड द सेल्स इन 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड with 15% ग्लिसरॉल, ठीक है दोस्तों। 15% ग्लिसरॉल वाला जो आपने सोल्यूशन बनाया था ना, जो तीसरा केमिकल बताया था, याद है आपको, 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड विथ 15% ग्लिसरॉल, उसको यूज़ करके इसको रीसस्पेंड करोगे, ठीक है। रीसस्पेंड एक बार हो जाता है आपका, एक बार बहुत ही अच्छे से जब रीसस्पेंड हो जाता है सेल्स आपके 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड और 15% ग्लिसरॉल में, फिर इसको आपको आइस पे ही रखना है, ठीक है। फिर आइस में से ही आप एलिकोड बनाओगे। प्रिपेयर द 100 ml एलिकोड, और यहाँ पे रीसस्पेंड करोगे तो वो कितना बफर लेना है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो 5 ml लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ मैं ग्लिसरॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों बफर का जो मिक्स है वो सिर्फ 5 ml लेना है।
जो 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड है और 15% ग्लिसरॉल है जिसमें पड़ा हुआ, ठीक है। आप इससे 100 आई एम सॉरी, प्रिपेयर द 100 माइक्रोलीटर एलिकोट्स, ठीक है, इन स्टेरिलाइज्ड MCT 1.5 ml MCT। आप 1.5 ml MCT लोगे, 1.5 ml MCT होती है, जो कि आपकी MCT कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। और आपका ऐसे एक कैप लगा होगा, आप इसको यहाँ से खोल के आप 100 ml का इसमें ये जो सेल्स रिसस्पेंड किए हुए हो उसको 100 ml का एलिकोट बना दोगे, ठीक है। अब जब आपका एलिकोट बन गया तो स्टोर द एलिकोट्स इन -80 डिग्री C फ्रीजर एज इमीडिएटली, ठीक है, इमीडिएटली। जितने जल्दी हो सकता है आप उतनी जल्दी इसको स्टोर कर दो -80 डिग्री डीप फ्रीज़र में। और दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें, जो हमने बताया प्रिपेयर द 100 माइक्रोलीटर एलिकोट्स इन स्टेरिलाइज्ड MCT, अगर आपके पास 5 ml है तो इट मीन्स अगर आप 100 माइक्रोलीटर का बना रहे हो तो आपका बन जाएगा कितने, 1 ml से आपका 10 एलिकोट बनेगा, तो टोटल एलिकोट कितना बनेगा 50, टोटल 50 एलिकोट्स विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। कैसे बनेगा 50, आपने यहाँ पे 5 ml मिलाया था, ठीक है, 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड विद 15% ग्लिसरॉल, इसको आपने 5 ml लिया था, तो आप 100 माइक्रोलीटर का आपने यहाँ पे एलिकोट बनाया है, तो 100 मतलब 1 ml में आपका 1000 होता है, ठीक है। तो आप 100 लिए हो तो 1 ml से आपका 10 बन जाएगा, तो 5 ml से कितना बनेगा 50 बन जाएगा, ठीक है। 1 ml 1000 माइक्रोलीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने 100 ml का बनाया है और आपके पास टोटल 5 ml है, इट मीन्स 5000 माइक्रो लीटर है, ठीक है दोस्तों। अब 5000 को डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है, 1 कटा 2 कटा 1, दोनों जीरो कट गया, अब 1 से, तो टोटल 50 एलिकोट आपका 50 एलिकोट्स आपका बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको तुरंत स्टोर कर देना है -80 डिग्री डीप फ्रीजर पे। तो दोस्तों अब आपका यहाँ तक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रोसेस था कैल्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कॉम्पिटेंट सेल्स का प्रिपरेशन, इसको केमिकल मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा। अब इस कॉम्पिटेंट सेल्स को आप यूज़ करो जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एक ट्यूब एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट होता है, आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो, 2 एलिकोट में बांट दो 50-50। हाँ, लेकिन एक मेन चीज़ और, आपका जो कॉम्पिटेंट सेल बना है वो कैसा बना है वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, QC फॉर कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है, क्वालिटी चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्रो द सेल्स इन डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सेल्स को ग्रो होने दिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स कंटेनिंग LB मीडिया। अगर इसमें आपका ग्रोथ नहीं आ रहा है किसी में भी, ठीक है, जैसे आप एम्पिसिलिन ले लो, कैनामाइसिन ले लो, क्लोराम्फेनिकॉल ले लो, कार्बेंसिलिन ले लो, जो भी आपके पास है टेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे कंटेनिंग है, उसमें उसको ग्रो कराओ और आपकी ग्रोथ नहीं आती, इट मीन्स कि आपकी सेल्स सही है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है, स्प्रेड 10⁻⁻⁶ और streak the cells on LA plate to check कंटामिनेशन, ठीक है दोस्तों। अब पहले तो आप इसको डाइल्यूशन बना लो, डाइल्यूशन फैक्टर 10⁻⁻⁶ तक जाओ, उसको स्प्रेड करके देखो, ठीक है।
स्प्रेड करके देखो। फिर उसके बाद आप अगर इतना नहीं करना चाहते हो डाइल्यूशन वगैरह बनाना, तो सीधे सेल्स को लो और स्टिक करो। ठीक है, स्टिक कैसे करनी है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेंट मेथड से स्टिक करो। आपकी ये प्लेट है, ठीक है, आप यहाँ पे सेल्स को स्टिक करो अपने इनोकुलेशन लूप से, यहाँ पे सेल्स को रखो, फिर इसको स्टार्ट कर दो ऐसे। ठीक है, एक बार हो गया। फिर इस प्लेट को ऐसे आप जब हाथ में लोगे ना, हाथ में जब आप इसको लोगे ऐसे, तो आप इसको थोड़ा सा घुमाओगे ऐसे या ऐसे। फिर अगर आपने ऐसे घुमाया तो आप यहाँ से टच करते हुए ऐसे जाओ। ठीक है दोस्तों, फिर उसी तरह से घुमा के ऐसे आओ। ठीक है, सबसे लास्ट वाला ऐसे। तो इसमें आपको पता चल जाएगा अगर कहीं पे आपको 2-3 तरह की कॉलोनी आ रही है। तो अगर आपका प्योर है, कोई भी कंटामिनेशन नहीं आया, आपने सारी प्रोसेस अच्छे से की हैं, तो आपका सब सेल एक जैसा दिखेगा, कोई कंटामिनेशन नहीं होगा। ये 2 एक्सपेरिमेंट करके आप पता कर सकते हो कि आपकी सेल्स में कोई कंटामिनेशन है या नहीं है। अगर दोनों में इसमें 2 तरह की कॉलोनी या डिफरेंट तरह की कॉलोनी नहीं आती है तो मतलब ठीक है। यहाँ पे एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं होता है तो मतलब यहाँ भी ठीक है। ठीक है, आपकी सेल्स सही है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी के लिए मैं आपको फार्मूला के साथ, कैलकुलेशन के साथ कभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा समझ लो कि PBr322 और PUC सीरीज, इनमें से कोई भी वेक्टर लेके हम ट्रांसफॉर्मेशन करके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी को पता करते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा कॉलोनी बनेगी, 100 नैनोग्राम या 50 नैनोग्राम प्लाज्मिड के प्रेजेंस में, उतना ही ज़्यादा आपकी इफिशियंट सेल बनी हुई है। तो जितनी ज़्यादा आपकी कॉलोनी बनती है, जितने कम प्लाज्मिड पे, उतना ही अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी माना जाता है। ठीक है, ये वाला प्लाज्मिड ले सकते हो या PUC सीरीज का कोई भी प्लाज्मिड लेके आप ट्रांसफॉर्म करके चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको थोड़ा सा बताया कि कैसे बनाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए कॉम्पिटेंट सेल, और उन सेल का क्या एप्लीकेशन है, वो सेल्स कैसे बनाते हैं। एप्लीकेशन के बारे में हमने पता नहीं आपको शुरू में बताया था कि नहीं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एप्लीकेशन बेसिकली इसका एप्लीकेशन ये होता है कि आप इसको मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में यूज़ करते हो। ठीक है, जीन के एक्सप्रेशन में या प्रोटीन के एक्सप्रेशन में यूज़ करते हो। रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में अगर आप ई कोलाई बेस्ड या बैक्टीरिया बेस्ड काम कर रहे हो तो बिना कॉम्पिटेंट सेल, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के आपका काम इम्पॉसिबल है। इसलिए इन प्रोसेस को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, सीख लेना, समझ लेना, अपने जूनियर्स को, अपने कलीग को सिखाना जब भी ज़रूरत हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई त्रुटि होती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें उसको कमेंट करके या मैसेज करके आप हमें पूछ सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाए। दोस्तों, एक सवाल जाते जाते मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमने एक टाइम पे बताया था 0.4 to 0.6 OD के बीच में जब आपका या यहाँ तक आपका OD पहुँच जाता है बैक्टीरिया का, तो उसी सेल्स को हम यूज़ करते हैं क्या, कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप क्या मुझे बता सकते हो कि ऐसा हम क्यों करते हैं? 0.4 to 0.6 OD ही क्यों लेते हैं? ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शायद मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दे भी दिया है कि 0.4 0.6 के बीच में क्यों करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, जो मेन आपके लिए है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लोग जवाब दोगे, वो क्वेश्चन है कि आप बैक्टीरियल सेल्स का OD 600 नैनोमीटर पे, आप बैक्टीरियल सेल्स का OD 600 नैनोमीटर पे ही क्यों लेते हो? आप उसको 300, 200, 280 पे क्यों नहीं ले सकते? ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर करिए कमेंट में फटाफट। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का और मैं इंथुजियास्टिकली रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। और दोस्तों, जाते मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, हमें देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, थैंक यू सो मच।